हाँ जी बच्चा लोग, तो वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ रिवाइजिंग योर बायोलॉजी फॉर नीट 2025। आपने चिंटू नोट से चैप्टर रिवाइज कर लिया। अगर आप प्रतिज्ञा बैच में है तो आनंद सर के साथ हमने 10 ईयर पीवाईक्यू किए, जिसमें हमने एफएटी समझे कि अच्छा यहाँ से एनटीए क्वेश्चन पूछेगा। अब हम रिकॉल करेंगे एनसीईआरटी का, पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब हमें एफएटीज पता है तो हमें पता होना चाहिए कि अब जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से बनेगा वो हम कर पाएंगे या नहीं। एंड आई एम प्रेटी श्योर आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि होना तो वही, अगर एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। 2026 और 2027 एस्पिरेंट्स को भी डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी बैचेस लाइव हो चुके हैं। आप यहाँ पर आकर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो। हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में यहाँ नोएडा में आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइट पे जाना है जिसका नाम है anandmoney.in। तो सर के नाम से ही वेबसाइट है anandmoney.in, आप उस वेबसाइट पे जाइए, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, आपको सारे बैचेस सारे कोर्सेज वहां पे दिखाई देंगे। उनसे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। एक सेकेंड दिखा देते हैं आपको हम, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इस तरीके से कैटेगरीज होंगी, आप anandmoney.in एक बार लिखेंगे आपको ऐसी कैटेगरीज दिखेंगी। आप अपनी नीट यूजी की कैटेगरी सेलेक्ट करना। अभी मैंने फिलहाल एक कोर्स यहाँ पर ओपन किया हुआ था जो आपको दिख रहा होगा, 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। आप रजिस्टर कर सकते हो, आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन कोर्सेज से रिलेटेड, आप एक नंबर पे कॉल करना विच इज 9007002666, और आपको सब सवालों का जवाब मिलेगा। हॉस्टल से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, आने से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, हम यहीं पर आप लोगों के साथ सारी टीचर्स की टीम 24 घंटे अवेलेबल रहती है। और हम मेक श्योर करेंगे कि जैसे हमारे 2025 के बच्चे हैं वैसे ही 26 और 27 वाले भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर ले। तो अभी अगर 2025 को एम करें तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपको पता है ये सीरीज कितनी जरूरी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ इसको शेयर करो, मिलकर प्रैक्टिस करो और देखो कि कैसा स्कोर रह रहा है। एनसीईआरटी रिकॉल बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वाला आता है। आप क्वेश्चन देखिए, अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जो कि WHO है, वो कौन से इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मानती है, वो किसको हेल्दी मानती है? वो इनको सिर्फ फिजिकल वेलबींग को वो हेल्दी नहीं मानती, मेंटली, सोशली, बिहेवियर वाइज हर तरीके से वो इंसान हेल्दी होना चाहिए, वो तब उसको हेल्दी मानती है। तो क्या वो इंसान फंक्शनली, मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके पास होने चाहिए? हाँ, मतलब फिजिकली तो ठीक होना ही चाहिए। उसका इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ नॉर्मल होना चाहिए, और टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन उसकी होनी चाहिए, तब आप उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मानोगे। बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये आई गेस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से था। तो पहला टॉपिक आपका अब शुरू हो रहा है विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। कौन सी कंट्री है जो एक्शन प्लान लाई थी नेशनल लेवल पे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल बना के जिसने काम किया था? इंडिया ने तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाए ना 1951 में। तो इंडिया की ही बात करें, पहली लाइन एनसीईआरटी के पैराग्राफ में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इंडिया में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है वो 1982 में आए थे, ऑफकोर्स नहीं आए थे, 1951 में आए थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वो इंप्रूव्ड वर्जन है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स का, बिल्कुल उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन है, जो कि हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जो कि नेटेलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, मोर्टेलिटी रिड्यूस करने पे फोकस कर रहा है, सेक्स एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, वो सारी अवेयरनेस ला रहा है। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आरसीएच प्रोग्राम है वो किसको हेल्प्स टू कर्ब, मतलब किसको चेक करने में कोशिश कर रहा है? तो पॉपुलेशन ज्यादा एक्सप्लोजन ना करे, इसमें भी हेल्प करेगा। फीमेल फीटिसाइड ना हो, सेक्स एब्यूज ना हो, सारी चीजों के बारे में ही अवेयरनेस दे रहा है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑल द लिस्टेड डिसीजेस एक्सेप्ट। एमनियोसेंटेसिस से आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हो। मलेरिया का पता नहीं लगाओगे, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम का पता चल जाएगा, मलेरिया का पता चलने नहीं वाला। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में वो इसी टॉपिक से आए हुए हैं। एक पॉपुलेशन है जिसमें आपने इन्फेंट की मोर्टेलिटी, मतलब बच्चे का मरना आपने डिक्लाइन कर दिया, आपने कंट्रोल कर दिया, अब आप उसको डिक्लाइन, अच्छा एक्चुअली बर्थ कंट्रोल नहीं, बर्थ कंट्रोल के मेथड से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बट एनीवे, अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी आपने कम कर दी तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी ना, बच्चे ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रो करेगी। आप बच्चों को मरने नहीं दे रहे, नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगा। बी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के ये सारे फीचर्स होने चाहिए एक्सेप्ट, मतलब आपको ये पता करना है कि कौन सा फीचर नहीं होना चाहिए। वो यूजर फ्रेंडली हो, वो रिवर्सिबल हो, मतलब जब चाहे कंसीव करने का तो वो कपल कर सके, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और वो सेक्स ड्राइव को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करना चाहिए। सेक्स ड्राइव को डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं माना जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का। नेचुरल को ट्रेडिशनल मेथड्स ही कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है और वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज टू अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। आप समहाउ स्पर्म को ओवम से कॉन्टैक्ट मत करने दो, चाहे आप विड्रोअल मेथड यूज कर लो, चाहे लैक्टेशनल एमेनोरिया या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो हाँ, कॉन्टैक्ट को रोकता है, वो बात भी ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड होता है, किसकी बात करें? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्टाइल पीरियड है उस दौरान कोइटस को अवॉइड करने पर आप इसको कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज कर सकते हैं। तो क्या बोलता है ये मेथड कि फीमेल को पिल लेना चाहिए? नहीं, ये पिल्स की बात नहीं कर रहा, ये एक नेचुरल मेथड है। कपल को कोइटस पीरियोडिकली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद कोइटस अवॉइड करना चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता, वो कहता है बस अच्छा ओके, पीरियोडिकली लिखा हुआ है, अब देखना पड़ेगा हमें सारे ऑप्शंस को। अवॉइड कोइटस फॉर फ्यू मंथ, अब वो ऐसे नहीं कह रहा कि कुछ महीने कोइटस मत करो। फीमेल ओव्यूलेट ही ना करे फ्यू मंथ्स, ऐसा भी नहीं है, तो फिर तो मुझे इसी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और ये पीरियोडिकली आपको पता है किस पीरियड की बात करें? फर्टाइल पीरियड की, कि जब जब फर्टाइल पीरियड हो उस दौरान आप कोइटस को अवॉइड करोगे तो आप इस मेथड को कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपके पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया की अगर मैं बात करती हूँ, ये भी एक नेचुरल मेथड है कि जब लैक्टेशन हो रहा है तब तक ओव्यूलेशन होगा नहीं, ओव्यूलेशन होगा नहीं तो आप कंसेप्शन के चांसेस को कम कर सकते हो, है ना। तो उस दौरान चांसेस ऑफ कंसेप्शन निल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्या ये जो लैक्टेशन पीरियड है वो पार्चुरेशन यानी बर्थ देने के 40 दिन बाद होता है? नहीं बेटा, ये 6 महीने तक का पीरियड होता है। ये वो टाइम होता है जब तक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है अपने चाइल्ड को, है ना। तो इट इज 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, ये ज्यादा करेक्ट होगा। मैं इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी सी को दूंगी क्योंकि ब्रेस्ट फीड तो बहुत सी मदर्स 2 साल तक भी कर रहे हैं, पर लैक्टेशनल पीरियड 6 महीने तक का मेजरली चलता है और जेस्टेशन पीरियड तो 9 महीने का है, उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है। तो कोइटस इंटरप्टस का क्या बात, इसी को विड्रोअल मेथड भी कहते हैं, जिसमें 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 आप क्या कर रहे हो, आप इंसेमिनेशन नहीं कर रहे हो वजाइना में, है ना। आप उससे पहले पीनस को विड्रॉ कर रहे हो, आप इंसेमिनेशन नहीं कर रहे हो वजाइना में, सीधी सी बात है। 2, ये एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया। लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करूं तो आप ओके, हाँ उस टाइम ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा, ओवम इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये ज्यादा बेटर होगा क्योंकि जब मदर लैक्टेशन कर रही होती है तब प्रोलैक्टिन हाई होता है, प्रोलैक्टिन हाई है तो ओव्यूलेशन हो नहीं रहा, ओव्यूलेशन है नहीं तो ओवम है नहीं, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? तो लैक्टेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 3 हो गया। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस तो आपको पता ही है कि फर्टाइल पीरियड जब ओव्यूलेशन हुआ है उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स को अवॉइड करते हो तो आप कंसेप्शन के चांसेस को निल कर सकते हो। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ये ज्यादा रिस्की होंगे बट रिलायबल होंगे। ओके, हम बाकी चीजें रीड करते हैं, देखो रिस्की तो हैं क्योंकि इसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट हम बाकी ऑप्शन भी रीड करते हैं, हमें इनकरेक्ट बताना है। अगर द एक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये हम पढ़ते हैं। चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड, यही तो है, इसीलिए तो उसको अवॉइड करने को कहते हैं। जो नेचुरल मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो सेक्सुअल ड्राइव से कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करते, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसी को इनकरेक्ट हम यहाँ पर मानेंगे क्योंकि रिलायबल नहीं है ये उतना, मतलब ये 100% नहीं कॉन्ट्रासेप्शन आपको देता, इसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऑफकोर्स ये उतना रिलायबल नहीं है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने बाकी ऑप्शन रीड किया, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था तो मैंने बाकी ऑप्शन रीड किया। आप ऐसे ही मोस्ट करेक्ट तक पहुंचोगे बेटा, ऐसे ही पहुंचते हो कि बाकी तो हो ही नहीं सकते, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कॉन्डम्स के बारे में। वो थिन लेटेक्स शीट के बने होते हैं, ये पीनिस को भी कवर करने का काम करते हैं, सर्विक्स को भी कवर करने का काम करते हैं। दे हेल्प द इजैक्यूलेट टू एंटर द यूट्रस। नहीं बेटा, जो चीज सर्विक्स को कवर कर रही है आप मुझे बताइए वो कहाँ यूट्रस तक अलाउ करेगा? बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। निरोध एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है मेल कॉन्डम्स का, बाकी सारी बात ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो यही इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको वॉल्व्स और डायफ्राम्स में सिमिलैरिटी बतानी है। ये दोनों ओव्यूलेशन रोकते नहीं, ये दोनों क्या है? ये दोनों बैरियर मेथड्स में आते हैं। अब बैरियर मेथड्स में आपके पास कॉन्डम्स भी आती हैं, बैरियर मेथड्स में आपके पास वॉल्व्स भी आते हैं, सर्वाइकल कैप्स भी आते हैं, डायफ्राम्स भी आते हैं, सब बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड एक फिजिकल बैरियर है, वो हार्मोनल नहीं है कि ओव्यूलेशन को रोक पाए, तो ये तो गलत होगा। फिर दे आर यूज टू कवर पीनिस इन मेल्स, नहीं, ये जो बैरियर मेथड है फीमेल्स यूज कर रही है, मेल नहीं। तो ये सर्विक्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग कॉइटस, ये सही आंसर है। ये कॉपर आयन रिलीज नहीं करते, कॉपर आयन तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज करते हैं।
तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आईयूडी के बारे में। दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। आईयूडीज सिर्फ एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन तो नहीं यूज की जाती बेटा, वो इंसर्ट करी जाती है और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहां पे रहती है। ये यूट्रस में डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं, ये बात ठीक है। ये नॉट भाई बहुत रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सारे आईयूडीज हार्मोन रिलीज करते हैं? नहीं। आईयूडी 3 तरीके के होते हैं, कुछ कॉपर रिलीजिंग होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, और कुछ होते हैं आपके पास नॉन मेडिकेटेड, है ना, यही हम पढ़ते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है हमको LNG-20 और प्रोजेस्टा सर्ट। ये मैंने सुबह भी पीवाईक्यू में रिवाइज करवाया बेटा, क्या हो जाता है कभी कभी, रिवाइज करवाया मैंने आपको। LNG-20 और प्रोजेस्टा सर्ट ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, तो ये तो हो जाएगा 1 जो इन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। लिपिलूप जो होता है वो नॉन मेडिकेटेड होता है, तो 3 हो जाएगा। अब कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये कॉपर रिलीजिंग होता है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। जितना अच्छे से याद होगा उतना जल्दी आंसर तक पहुंच पाओगे। ऑल द लिस्टेड आईयूडीज रिलीज कॉपर आयंस एक्सेप्ट, है ना, तो कॉपर आयन, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड ये तीनों करते हैं, लेकिन ये हार्मोन रिलीजिंग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपको बताना है गलत क्या है। फिर हमसे पूछ रहे हैं कॉपर आयन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ओव्यूलेशन को ये हैम्पर नहीं करता बेटा, स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डेफिनेटली सप्रेस करता है, हार्मोन के साथ ये छेड़खानी कर नहीं सकता, लिबिडो को ये हैम्पर नहीं कर सकता, लिबिडो सेक्सुअल अर्ज को कहते हैं। तो याद रखो ना, कॉपर रिलीज हो रहा है, वो हार्मोन को नहीं अफेक्ट करेगा, वो मोटिलिटी को जरूर अफेक्ट कर सकता है, वो तो डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी लिखती है, तो आंसर होगा बी। आपको हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज बतानी है तो LNG-20 प्रोजेस्टा सर्ट ढूंढो, बी ऑप्शन में है। हमें पहले ही पता होना चाहिए, ऐसी चीजें पता है कितनी ज्यादा रिपीटेड है पीवाईक्यू में, तो एटलीस्ट ऐसी चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन दोनों को इनहिबिट करते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो फीमेल में नहीं हो रहा अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे है, तो जब तक वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे है तब तक नहीं हो रहा, जैसे वो उसको खाना छोड़ेगी 22वें दिन तो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम ठीक है। आंसर आपके पास क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सहेली के बारे में। तो सहेली CDRI ने डेवलप किया था लखनऊ इंडिया में। इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। बेटा ये नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं होता। हाँ, इसको CDRI ने बनाया था। मैंने पीवाईक्यू वाली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये किसने बनाया था, तब अभी देखना है मुझे कि किस किसने आंसर किया, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, पर यहाँ वो आंसर ऑलरेडी आ गया है ना। तो ओके 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 ओके, वंस अ वीक होती है, वंस अ वीक होती है, हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट तो इस ऑप्शन में हमको मिल रहा है, उसमें कोई हार्मोन नहीं होता, बहुत कम साइड इफेक्ट है क्योंकि कोई हार्मोन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इम्प्लांट के बारे में। इम्प्लांट्स मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, वैसे तो फीमेल्स यूज करती हैं बेटा इसको, हम बाकी ऑप्शन फिर भी रीड कर लेते हैं। दे आर अंडर द स्किन, यस। इसमें प्रोजेस्टोजेंस या कॉम्बिनेशन होता है पिल्स का, यस। ये अफेक्टिव होते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड एज कंपेयर टू पिल्स। पिल्स के कंपैरिजन में इंप्लांट्स डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड के लिए काम करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता है इसको फीमेल्स यूज करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन लिस्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव ये सारे के सारे अफेक्टिव होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी टू अवॉइड प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, ठीक है। इमरजेंसी में इसमें से कौन सा काम नहीं करेगा। मैं आईयूडी की बात करूं तो वो प्रोजेस्टेरॉन की पिल होती है या उसका कॉम्बिनेशन होता है, पर बैरियर तो पहले यूज किया जाता है ना, वो आफ्टर कंसेप्शन आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो इमरजेंसी में काम नहीं आएगा, राइट। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए हुए हैं। डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, किस किस में हार्मोन आएगा। बैरियर में हार्मोन नहीं आता, कॉपर में हार्मोन नहीं आता, बैरियर में हार्मोन नहीं आता। लैक्टेशन में प्रोलैक्टिन का रोल है, प्रोलैक्टिन होता है इसलिए गोनाडोट्रोपिन होते नहीं, ओव्यूलेशन होता नहीं। पिल्स तो बनी हार्मोन की है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हार्मोन के ही कॉम्बिनेशन से बनी है, तो जहां जहां बैरियर है उसको एलिमिनेट किया, आंसर तुरंत सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा अप्रोच है जो कि डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, तो नॉट बताना है हमें। जो आईयूडी की अगर मैं बात करूं वो फैगोसाइटोसिस बढ़ाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर मैं बात करती हूं तो दे रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, सही बात है, क्योंकि हार्मोनल है ना, तो वो कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन से मतलब ओव्यूलेशन को हैम्पर करेगा। वैसे टॉमी कभी स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोकता, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में देखा था। वो कभी स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोकता बेटा, वो उसके ट्रांसफर को रोकता है। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन को रोकता है, जी हाँ, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सीमन है मेल का वैसेक्टोमी के बाद उसमें स्पर्म नहीं होंगे, उसमें सेमिनल प्लाज्मा जरूर होगा पर उसमें स्पर्म नहीं होंगे, इट विल नॉट कंटेन स्पर्म। प्रोड्यूस वो होगा, है ना, ऐसा कहना इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोड्यूस तो होगा सीमन, लेकिन उस सीमन में सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा होगा। क्या उसमें फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होंगे? गलत बात है ना, जब सेमिनल प्लाज्मा है तो फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन तो होंगे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए।
आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। असर्शन रीजन दे रखा है, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द इंटेंस पीरियड ऑफ लैक्टेशन। सही बात है, उस इंटेंस पीरियड में 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, उस टाइम पे चांसेस ऑफ कंसेप्शन हायर होते हैं 1-2 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब बर्थ देने के 1-2 महीने में कंसेप्शन यानी कि प्रेग्नेंट वापस होने के चांसेस हाई होते हैं, नहीं होते 6 महीने तक नहीं होते, बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। असर्शन कह रहा है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनमें हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है, ये बात तो ठीक है। तो स्टेरॉइडल प्रिपरेशन तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। सहेली एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, तो सी हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के क्वेश्चन देखते हैं। एमटीपी की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप ट्यूबेक्टॉमी करवाते हो? ट्यूबेक्टॉमी नहीं करवाते बेटा, मतलब फीटस को मारा जाता है, टेक्निकली बात ये है, उसको टर्मिनेट करते हैं, है ना। तो अबॉर्शन इंड्यूस किया जाता है। इनएबिलिटी टू कंसीव तो इनफर्टिलिटी होती है। और क्या ये मेनोपोज होती है? नहीं, आप एक बच्चा है उसको अबॉर्ट किया जाता है, दैट इज एमटीपी, सीधी सी लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए। तो आंसर आपके पास होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो। बहुत ज्यादा इलीगल अबॉर्शन हो रहे थे, तो उनको रिड्यूस करने के लिए रिसेंट जो एमटीपी एक्ट आया है वो कब आया है? 2017 में आया है। जो अमेंडमेंट एक्ट आया है वो 2017 में आया है, पहले 1971 दे रखा है, और जो अमेंडमेंट है वो 2017 में आया है। अच्छा, इसमें से कौन सी कंडीशन होती है तो एमटीपी लीगली करना अलाउड है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स। बिल्कुल सही बात है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है और ऐसा रेप वाला सीन है तो डेफिनेटली। वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और फेटल, मतलब अगर वो कंटिन्यू की गई प्रेगनेंसी तो मदर को ही हार्म होगा या बेबी को ही हार्म होगा, तो लीगली अलाउ करते हैं एमटीपी को करना। टू गेट रिड ऑफ प्रेगनेंसी एज द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल। अब ये गलत है, क्योंकि आपको पता चल गया कि फीटस फीमेल है तो आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दो, तो वो गलत हो जाएगा ना, वो हम अलाउ थोड़ी करेंगे, वो लीगल थोड़ी है, वो इलीगली किया जाता है। तो लीगल कौन कौन सा है? 1 और 2, इसीलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमटीपी कब तक सेफ होता है? देखो बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज 3 मंथ्स मेक्स इट 12 वीक, तो तब तक तो वो सेफ माना जाता है। बहुत रेयर केसेस में वो सेकंड ट्राइमेस्टर में अलाउ किया जाता है, पर यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसटीआईज के बारे में है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को और किस नाम से जाना जाता है? उन्हें वेनरल डिसीजेस के नाम से भी जाना जाता है। हमने सुबह भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, आंसर होगा बी। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का ही दूसरा नाम है, उन्हें आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हो, वेनरल डिसीजेस भी कहते हो। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शंस कौन सा सेट जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है? तो गोनोरिया इसमें आएगा, क्लमाइडियासिस आएगा, ट्राइकोमोनियासिस आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इधर कौन सा नहीं है? जियार्डियासिस नहीं है, वैसे आपको नहीं पता होगा ये, पर लेशमेनियासिस, टीनियासिस, ये सारे, मतलब लेशमेनिया डोनोवानी इज अ प्लाज्मोडियम सॉरी प्रोटोजोन, जिससे ये डिसऑर्डर हो रहा है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में नहीं आता। ट्राइकिनोसिस भी नहीं आता। ये तीनों तो पक्का पक्का है। अच्छा चलो मान लो आपको बाकी नहीं पता, पर पहले 3 एनसीईआरटी में गिवन है, वो तो सीधा सीधा गिवन है, उतना तो हमको पता है, उतना हम कर लेंगे। आंसर होगा ए। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिसंबर 1। ये भी थोड़ा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बट कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिसंबर 1। इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग एसटीआई कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन या इन्फेक्टेड नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन? तो वो तो सारा ही होगा, वो तो सारा ही होगा। कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर हो वो सब इन मेथड से ट्रांसफर हो सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, मदर टू फीटस जा सकता है, वो सब केसेस में पॉसिबल है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस? तो ट्राइकोमोनियासिस एक एसटीडी है, बाकी सब नहीं है, ये बात तो गलत है। गोनोरिया एक वायरल डिसीज है, नहीं, वो एक बैक्टीरियल डिसीज है, निसीरिया गोनोरिया से होती है। एचआईवी पैथोजन का नाम है, बाकी सब डिसीजेस है, ये बात ठीक है, ये डिसीज है, ये पैथोजन है, ये एड्स करता है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस बी कंप्लीटली इरेडिकेट कभी भी नहीं हो सकता बेटा, ट्रिपल एच याद करो, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज और हमने क्या पढ़ा था? एचआईवी, इन तीनों का इन्फेक्शन कभी भी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? ट्रिपल एच ढूंढो, उसमें एक एच आपको मिल रहा है यहाँ पे, हर्पीज, तो हर्पीज, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होते। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली, अगर हमने उसको अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीट कर लिया तो। एनसीईआरटी की लाइन है, उन 3 को छोड़ दो, पर अदरवाइज आप ट्रीट कर सकते हो।
अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसआईटीज में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, और लेटर कॉम्प्लिकेशंस में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, अबॉर्शन, कैंसर, वो सब, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, वो सब। अर्ली में थोड़ा बहुत इचिंग, थोड़ा बहुत स्वेलिंग, थोड़ा बहुत फ्लूइड डिस्चार्ज है। दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। मैच द फॉलोइंग हमको करना है। गोनोरिया जो है वो गोनोरिया निसीरिया की वजह से होता है, सिफिलिस ट्रेपोनिमा की वजह से, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और एचआईवी एड्स एचआईवी से हो रहा है। तो 2 3 4 1 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आएगा? बी। बेटा ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि ये पीवाईक्यू में, ये मत समझना एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पढ़ना, ये पीवाईक्यू में बेटा। What measures can be taken to prevent STD among population? आप कोइटस का यूज कीजिए, सॉरी कोइटस का मीम मत बनाना मेरे पे इस लाइन पे। आप कोइटस के दौरान कॉन्डम्स का यूज कीजिए, ठीक है, ताकि आप एसटीडीज को प्रिवेंट कर सके। अवॉइडिंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड यू डू नॉट शेयर द सेम नीडल्स एंड सिरिंजेस, वो बात भी ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। कोई मीम नहीं बनाएगा इस बात पे, है ना, और कोई कमेंट सेक्शन में टैग नहीं करेगा मेरे को इस बात पे। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन क्या कह रहा है? एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। जी हाँ, बॉडी फ्लूइड से तो होगा ही। हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी फाउंड इन ब्लड एंड सीमन ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल, तभी तो कह रहे हैं ना बॉडी फ्लूइड है दोनों, इनसे ही आगे ट्रांसमिट कर सकता है। इसमें आपको वो पैथोजन मिल रहा है, तो दोनों करेक्ट है। लेकिन एक हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है, एक एड्स की बात कर रहा है, एड्स एचआईवी से आता है, तो दोनों ठीक है पर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है? बी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनफर्टिलिटी पे हम आगे, जो कि लास्ट टॉपिक है ना। हाउ डज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हेल्प एन इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन? बाय ईजिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ अडॉप्शन। देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इन विट्रो मेथड है जो लैब में किए जाते हैं इनफर्टाइल कपल की हेल्प करने के लिए। तो ये बेटा अडॉप्शन की तरफ तो लास्ट स्टेप होता है, ये उसमें मदद नहीं करते। बाय ट्रीटिंग द डिसीज एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी, बाय कैरिंग आउट सर्टेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू टेक्निक्स। ऐसा कोई बीमारी नहीं है ना इनफर्टिलिटी कि आप डिसीज को ट्रीट कर दो तो इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाती है, नहीं बेटा, ये बॉडीली फंक्शंस हैं जो कभी कभी नहीं हो पा रहा कंसेप्शन, इट्स अ चांस प्रोसेस। तो उस दौरान पे आप सर्टेन टेक्निक्स, फर्टिलाइजिंग टेक्निक्स का यूज कर उस कपल की हेल्प कर सकते हो। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तो हमें पता होना चाहिए, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आप स्पर्म को सीधा इंजेक्ट कर रहे हो तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन वर्ड भी यूज कर दिया कि आप उसको सीधा इंसर्ट कर रहे हो, तो इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। अगर वो बोलते कि आप किसी गैमेट को, ओवम या स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो जीआईएफटी होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर वो बोलते कि आपने बाहर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कर लिया और अब आप उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ईटी, वो ईटी दो तरीके का होता है। अगर वो अर्ली लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है तो जिफ्ट होगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से कम का होता है। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का है तो इसी का दूसरा मेथड होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये सारे नाम आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ये दोनों ईटी के ही टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने स्पर्म को इंजेक्ट किया है, तो आंसर क्या होगा? सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो उसमें ना आप बाहर लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हो और फिर आप एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हो। क्या वो पॉसिबल ही नहीं है? गलत। वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर भी किया जा सकता है और आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर भी किया जा सकता है, तो आंसर आपके पास हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग दी लिस्टेड ARTs आर इंड्यूस्ड अंडर एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर टेक्निक। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एम्ब्रियो अगर बाहर बना लिया तो उसको ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, या तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है या फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होता है, सीधा सीधा। तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चाइल्डलेस कपल है ना, हम उसको चाइल्ड देने में मदद कर सकते हैं एक टेक्निक से जिसको कहते हैं गिफ्ट। गिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ, ये पीवाईक्यू है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जी से क्या आ रहा है? गैमेट आ रहा है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो ZIFT है, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म। नहीं बेटा, उसमें आप जाइगोट का ट्रांसफर करोगे, स्पर्म का नहीं। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में आप एम्ब्रियो जिसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हैं उन्हें डोनर की बॉडी से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, आप उसको इंसर्ट करते हो। आप किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप उसको उस कपल फीमेल में इंसर्ट करते हो। जो ZIFT है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उसमें आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हो, फेलोपियन ट्यूब में करते हो, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे करते हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। 8 से ज्यादा होता तो यूट्रस में करते, फेलोपियन ट्यूब में नहीं कर पाते। दोनों ZIFT और IUT में एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, नहीं बेटा, वो बाहर फॉर्म हुआ है, वो बाहर फॉर्म हुआ है लैब में, फीमेल बॉडी में तो बाद में बस ट्रांसफर किया गया है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ART है ना जो एक विमेन को अडेप्ट करना चाहिए अगर वो ओव्यूलेट नहीं कर रही
या फिर एक वायबल एग नहीं बना पा रही, वो खुद एग नहीं बना पा रही तो उसे एग देना पड़ेगा, इसे तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अगर स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा होता तो हम इंजेक्शन करते, स्पर्म का इंजेक्शन करते, ठीक है। अगर स्पर्म में उतनी फर्टिलिटी नहीं है, उतनी मोटिलिटी नहीं है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं। स्पर्म काउंट कम होता है तब ICSI ज्यादा किया जाता है, स्पर्म काउंट ठीक है पर उनमें मोटिलिटी नहीं है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही एक मेथड आपके पास इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन आ रहा है, जिसमें आप सीधा यूट्रस में स्पर्म से इंसेमिनेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ स्पर्म की बात ही नहीं है, या फीमेल एग नहीं बना पा रही तो उसे एग देना पड़ेगा, और वो गिफ्ट में आता है GIFT। अगला क्वेश्चन देखो, जो ZIFT है उसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है, और F मतलब फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, तो 3 मुझे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 में हटा रही हूँ। GIFT में मैं गैमेट यानी कि ओवम को भेजूंगी फेलोपियन ट्यूब में, तो ये हो गया मेरे पास 1, और IUT में मैं एम्ब्रियो को सीधा भेजूंगी यूट्रस में, तो आंसर आपके पास क्या हो गया D। सेम क्वेश्चन है, करने का तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आंसर हो जाएगा B, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम देख चुके हैं। कौन सी सर्कमस्टांसेस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पहली बात आप किसका करते हो, स्पर्म का करते हो, तो क्या फीमेल एग नहीं बना पा रही तो इंसेमिनेट करोगे? नहीं बेटा, स्पर्म तो तब दोगे ना जब स्पर्म की कमी है, मेल पार्टनर किसी कारण से इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प लेते हो, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ अ कपल विद अ मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? तो डायरेक्टली लाइन लिखी हुई बेटा एनसीईआरटी में कि अगर मेल के पास स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म्स में उतनी मोटिलिटी नहीं है, तो जो आप टेक्निक यूज करते हो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसका एक मेथड आपके पास इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हो जाता है, वो यूज किया जाता है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक तरीका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने का, लेकिन अगर मेल के पास स्पर्म काउंट कम है या फर्टिलिटी कम है तो आप प्रायोरिटी हमेशा याद रखना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को दोगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पड़ती है बेटा ये। इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू, तो आप उसे सीधा वजाइना या यूट्रस, दोनों, अगर मेरे पास दोनों चीजें में आ रहा है ना तो मैं उसी को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी, वजाइना वाला भी यूट्रस वाला भी दोनों ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन डिफर्स फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में आप ट्रांसफर करते हो बने बनाए एम्ब्रियो का, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में आप इंसेमिनेट करते हो स्पर्म्स, देयर इज अ डिफरेंस है ना। तो एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस इन इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, नो, यहाँ पे तो स्पर्म है। IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक तरीके की IVF टेक्निक है, नहीं बेटा। IVF का मतलब समझते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, लेकिन आप IUI में क्या कर रहे हो, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आप तो स्पर्म बॉडी के अंदर भेज रहे हो, तो फर्टिलाइजेशन तो अंदर होने वाला है, इन वीवो होने वाला है, तो याद रखना इस इंसेमिनेशन में जो फर्टिलाइजेशन है वो इन वीवो होता है, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो चुका था वो इन विट्रो हुआ था, तो इतना बेस जानना आपको जरूरी है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में जो सीमेन का ट्रांसफर होता है वो फीमेल के यूट्रस के अंदर होता है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में सीमेन गया फीमेल के यूट्रस में, ये बात तो ठीक है, ये बात करेक्ट है, और स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाएंगे ओवम में, उसे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहेंगे नहीं, उसे ICSI कहते हैं। स्पर्म को सीधा जब आप बाहर इंजेक्ट करते हो सीधा एग के अंदर, उसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है मतलब यूट्रस के सिवा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाना, सीधी सी बात है, इसमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करती, कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है, बस इम्प्लांटेशन यूट्रस के सिवा कहीं और हो गया, जैसे फेलोपियन ट्यूब में हो गया, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर असर्शन रीजन आ रहा है हमारे पास, सारे ART में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, नहीं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में तो अंदर होता है, तो किसने कहा सब में बाहर होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में अंदर होता है, तो ये तो गलत है। इनफर्टाइल कपल गैमेट नहीं बना पा रहा, जरूरी नहीं है, कभी कभी सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, एग बन रहा है, कभी कभी स्पर्म काउंट कम है, और कभी कभी वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हर इनफर्टाइल कपल का रीजन ये नहीं है कि वो गैमेट नहीं बना पा रहा, सम लिखते तो अलग बात होती, पर फिलहाल दोनों गलत है, आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखो, जो ICSI टेक्निक है वो AI से डिफरेंट है। ICSI क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से डेफिनेटली अलग है, थोड़ी देर पहले ही आपने देखा, इसमें आप स्पर्म को इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, इसमें आप सीधा यूट्रस, सीधा वजाइना के थ्रू आप यूट्रस में स्पर्म भेज रहे हो, तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। ICSI लैब में होता है, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है,
तो ये बिल्कुल सही उसका रीजन भी है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। एकदम अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। उसके साथ हम एंट्री कर रहे हैं स्पेशली असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। वैसे हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, पर हम थोड़े बहुत और करेंगे पूरे चैप्टर्स में से रैंडम। असर्शन कह रहा है सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जो फीमेल्स यूज करती हैं। इसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेटा डेयरी क्यों बनाएगी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने बनाया है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 4.5 बिलियन इन 1900 rocketed to about 15 billion in 2000। एनसीईआरटी लिखती है बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी। कितनी थी? 2 बिलियन थी, और वो 2 बिलियन से कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। ये डिफरेंस आया, पहले 4.5 बिलियन नहीं थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, फोम, tablets, jellies, paste, cream, if introduced into vagina before sexual intercourse, they adhere to the mucous membrane and they immobilize and kill the sperm। यही तो spermicidal jellies होती हैं, यही तो ये काम करती हैं कि sperm को kill करना है। इनमें स्पर्मिसाइड होता है जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। ऐसा क्या था उन जेलीज में कि स्पर्म मर गए? उनके पास टॉक्सिक थे, उनके पास स्पर्मिसाइड थे। तो आंसर विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर आपके पास हो जाएगा ए। असर्शन कह रहे हैं इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। बिल्कुल सही बात है। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1991। नहीं, आप जानते हो 1951। तो असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, आंसर आपके पास होगा सी। चलो जी आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। अब तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि एनसीईआरटी आती है या नहीं आती है। तो जो CDRI के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया है जिसका नाम क्या है? सहेली। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 17 का जो टाइम पीरियड होता है 10th डे से 17th डे तक, उसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। और उस दौरान कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो कोइटस को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इसे ही पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया कब तक अफेक्टिव रहेगा? मैक्सिमम 6 मंथ्स। जो मैक्सिमम उसको टाइम पीरियड दिया गया है वो 6 मंथ्स का दिया गया है। निरोध एक पॉपुलर मेल कॉन्डम की ब्रांड है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था। कौन सा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल के लिए जिसको प्रेगनेंसी को डिले करना है? तो सबसे ज्यादा आइडियल IUD माना जाता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी लिखती है। वंस अ वीक पिल जो है आपके पास वो सहेली है, जो हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी पड़ती है और उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, तो साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेल में स्टेरिलाइजेशन करने का तरीका वेसेक्टोमी है, जिसमें हम वेस्ट डिफरेंस का एक थोड़ा सा टुकड़ा कट करके टाई कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को कब लीगलाइज कर दिया था? 1971 में। उसका अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में। इन ZIFT अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन डैश अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। तो अगर मैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की बात करती हूँ, अर्ली एम्ब्रियोज को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? फुल फॉर्म से ही मुझे पता है कि फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? सीधा सीधा फेलोपियन ट्यूब में। अगर मैं IUTs की बात करती हूँ, IUT में एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स को आप किस में ट्रांसफर करते हो? ये लास्ट है आपके पास, आई गेस 10th क्वेश्चन होगा। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। मैच टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं लेकिन बिना ऑप्शन के आएंगे, खुद से सॉल्व करने हैं। नॉन मेडिकेटेड IUDs जो होती हैं जिसमें आपके पास लिपिज लूप आती है, फिर कॉपर रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग है। हार्मोन रिलीजिंग आई ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। एक बार हम सारी चीजें ढूंढ लेते हैं। वेसेक्टोमी में हमें पता है वेस्ट डिफरेंस का छोटा सा हिस्सा कट होने वाला है, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग का काम होता है फेगोसाइटोसिस को बढ़ाना, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड भी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, हार्मोन रिलीजिंग IUD जो है उसके लिए ज्यादा करेक्ट होगा ये चूज करना कि इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और प्रोजेस्टेरोन वाली पिल ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकती है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फेलोपियन ट्यूब को कट करना ट्यूबेक्टोमी है। देखो ऐसे मैच किया जाता है। अब एक चीज, अगर मैं यहाँ पर फिर, क्योंकि मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन होते तो मैं बहुत इजीली एलिमिनेट कर लेती, लेकिन एक और चीज बाकी मुझे पता है करेक्ट है। जैसे मैंने इस चीज को चेंज किया ना, पहले मैंने हार्मोन को किससे मैच किया था? ओव्यूलेशन। फिर मुझे लगा हार्मोन के लिए एनसीईआरटी डायरेक्ट ही लाइन लिखती है तो ज्यादा बेटर है। वहीं देखो कॉपर रिलीजिंग और नॉन मेडिकेटेड दोनों है। एक को मैंने सप्रेस मोटिलिटी, एक को फेगोसाइटोसिस से कर रखा है मैच, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड कोई भी IUD है ना, वो फेगोसाइटोसिस करती है, लेकिन कॉपर रिलीजिंग के लिए ये बात खास करके लिखी हुई है कि वो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करती है। एनसीईआरटी सीधा लिखती है, नॉन मेडिकेटेड के बारे में वो डायरेक्टली कुछ लिखती नहीं। और मुझे पता है हर IUD फेगोसाइटोसिस करती है। तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं ये बोल दूं कि नॉन मेडिकेटेड फेगोसाइटोसिस करती है। लेकिन जो कॉपर रिलीजिंग है उसके लिए तो एनसीईआरटी ने सीधा लिखा हुआ है कि वो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को भी सप्रेस करती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करती है। तो ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो A के लिए मैं किससे मैच कर दूंगी? 5। B के लिए मैं किससे मैच कर दूंगी? 4, क्योंकि एनसीईआरटी सीधा लिखती है। हार्मोन रिलीजिंग यूट्रस को अनसूटेबल बनाएगा 1।
प्रोजेस्टेरॉन पिल की बात करूंगी तो इनहिबिट ओव्यूलेशन, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी की अगर मैं बात करूंगी तो स्मॉल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का कट होगा, और वेसेक्टोमी की अगर मैं बात करूंगी तो वास्ट डिफरेंस कट होगा। ये आंसर आ जाएगा। अगला हमारे पास आ रहा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपको इस इमेज को पहचानना है, उस इस प्रोसीजर को जो ये बता रहा है। इसमें आपके पास ये क्या है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। आपको दोनों ओवरीज दिख रही हैं, आपको फेलोपियन डक्ट दिख रही है जो कि एक्सेसरी डक्ट है, और आपको यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस वजाइना भी उसकी एक्सेसरी डक्ट है। लेकिन आपको फेलोपियन ट्यूब में कट दिख रहा होगा, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम ट्यूबेक्टोमी, और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन लाने का, रिवर्सिबल नहीं है। ये डायग्राम आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, और आपसे आईयूडी पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली ये पूरा बना नहीं है। इसके नीचे ना, मतलब एक्चुअली बना था पर वो ब्लैक में ब्लैक हाइड हो गया, तो कुछ इस तरीके से है ये। मतलब अगर आप एनसीईआरटी में इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। ये कॉपर टी का डायग्राम बना हुआ है। किसका डायग्राम बना हुआ है? कॉपर टी का। कुल मिला के इट्स एन आईयूडी। आप चाहो तो सीधा ऐसे लिख सकते हो, इट इज एन आईयूडी। और यस यस, इसके साथ हमने एनसीईआरटी रिकॉल कर लिया, खत्म। ये पीडीएफ कहाँ मिलता है? t.me/anandmani001। क्लासेस के तुरंत बाद सारे पीडीएफ वहां पर आपके लिए शेयर किए जाते हैं। आप अपने स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। इस बात को जितना जल्दी रियलाइज करोगे कि इस सीरीज से सीधा क्वेश्चन 2025 में आएगा, आपका उतना टाइम बचेगा। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।